Hello dear students, what's up guys? I'm Amresh Kumar and welcome to my YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. I hope you are all well. Dear students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में कि कॉन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है। तो हम जैसे हमने बहुत सारी मैपिंग्स पढ़ चुकी हैं प्रीवियस लेक्चर में, आज हम करने वाले हैं कॉन्फॉर्मल मैपिंग। तो ये क्या कहता है कॉन्फॉर्मल मैपिंग? आपको बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये भी एक एक्स वाई प्लेन में बनने वाले फिगर को यूवी प्लेन में कन्वर्ट कर देता है। जो भी कन्फॉर्मल मैपिंग होती है वट एवर, उसके पास सम प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर कोई मैपिंग उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो हम उस मैपिंग को क्या बोल देते हैं? कॉन्फॉर्मल मैपिंग बोल देते हैं। तो वो मैपिंग की प्रॉपर्टीज क्या हैं, जिस केस में हम उस मैपिंग को कॉन्फॉर्मल बोलेंगे, वो उन प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो आपने सपोज किया कि सपोज आपके पास एक्स वाई प्लेन में मीन्स जेड प्लेन में कोई दो कर्व हैं आपके C1 एंड C2। तो मैंने क्या किया, सपोज टू कर्व C1 एंड C2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, विच intersect at P पॉइंट। P पॉइंट मैंने मान लिया Z नोट पॉइंट है, जिसके वैल्यू है x नोट प्लस आयोटा y नोट। ठीक है, मैंने ये मान लिया विद एंगल या एट एंगल विद एन एंगल अल्फा 1। ठीक है, मतलब C1 और C2 दो कर्व हैं आपके पास जो P पॉइंट पे मतलब Z नोट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं विद एन एंगल अल्फा 1 इन Z प्लेन। क्लियर डियर फ्रेंड्स? तो पहले आप इतना ही डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लें, आपको बेसिकली समझ आ जाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ये हमारा एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस सॉरी, और ये हमारा वाई एक्सिस। तो उसने क्या कहा है कि दो कर्व है आपके पास C1 और C2। तो मैंने दो कर्व ले लिए, एक कर्व C1 और एक कर्व हमारा C2। दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? P पॉइंट पे। मीन्स मैंने इसको नाम दे दिया पॉइंट P, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इस एंगल के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एंगल जो है, ये एंगल कितना है डियर फ्रेंड्स? अल्फा 1 एंगल पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में। ये फिगर है हमारे पास। तो फिर क्या कहता है वो कि एनी मैपिंग, क्या कि एनी मैपिंग, कोई भी ऐसी मैपिंग को मैंने नाम दे दिया एफ ऑफ जेड। एनी मैपिंग एफ ऑफ जेड which transform क्या करे, जो कर्व C1 और कर्व C2 को यूवी प्लेन में इंटरसेक्ट करा दे किसी अनदर पॉइंट P डैश पे। सपोज करो उनके बीच का एंगल उस केस में अल्फा 2 हो जाए। तो वो कौन सी कंडीशन होगी? मतलब मैंने यहां पे यूवी प्लेन में भी सेम फिगर बना देना है। दिस इज यू एक्सिस, दिस इज वी एक्सिस, दिस इज द जेड प्लेन एंड दिस इज द, क्रैम नहीं करना है डियर फ्रेंड्स आपको, डब्ल्यू प्लेन। बेसिक समझना है इसका कि कंसेप्ट क्या है। तो मैंने टू कर्व्स ड्रॉ किए। सपोज किया ये कर्व ट्रांसफॉर्म हो गया यहाँ पे आके C1 डैश के नाम से, और ये सेकंड कर्व जो है मेरा वो C2 डैश कर्व के नाम से। एंगल सपोज किया मैंने P डैश पॉइंट पे वो क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये जो एंगल है मैंने मान लिया ये एंगल अल्फा 2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उस मैपिंग के पास पर्टिकुलर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? बेसिक बता देता हूं आपको कि एक तो दोनों का
सेंस ऑफ रोटेशन सेम रहे, मीन्स क्या कि जो रोटेशन C1 कर्व की है वही सेम रोटेशन कर्व C1 डैश की होनी चाहिए, जो सेंस ऑफ रोटेशन C2 के पास है वही सेंस ऑफ रोटेशन कर्व C2 डैश के पास होनी चाहिए, और एंगल ऑफ बोथ प्लेन या इन बोथ प्लेन बिटवीन C1 C2 एंड C1 डैश C2 डैश मस्ट बी सेम, मीन्स एंगल अल्फा 1 और अल्फा 2 भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अगर कोई मैपिंग इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देती है जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में सेम प्रॉपर्टी के साथ जो मैंने बताया, तो हमारी वो मैपिंग क्या कहलाती है, कॉन्फॉर्मल मैपिंग कहलाती है। तो हम इसको पूरा कर देते हैं कि एफ ऑफ जेड विच ट्रांसफॉर्म द कर्व C1 C2 into C1 dash C2 dash intersect at P dash with an angle alpha 2 is called, क्या बोल देंगे उसको, is called conformal mapping। लेकिन कब, if sense of rotation must be same, sense of rotation सेम होनी चाहिए, और एंगल अल्फा 1 इक्वल टू एंगल अल्फा 2 आपका होना चाहिए। अगर ये सब है हमारे पास तो हम उस मैपिंग को डियर स्टूडेंट्स क्या बोल देंगे, कॉन्फॉर्मल। आई होप कि आपको कॉन्फॉर्मल मैपिंग का बेसिक कंसेप्ट समझ आया हो। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक हमारे पास होता है डियर स्टूडेंट्स एंगल ऑफ रोटेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि कोई भी कॉन्फॉर्मल मैपिंग अगर डियर स्टूडेंट्स आपको दी हुई है तो आपसे वो पूछ लेगा कि आप उस कॉन्फॉर्मल मैपिंग का एंगल ऑफ रोटेशन बताएं क्या है और कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन बताएं आप क्या है। तो फर्स्टली मैं बता दूं आपको कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन इसका ऑफ कॉन्फॉर्मल मैपिंग किसी भी कन्फॉर्मल मैपिंग का जो कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा। तो मैंने सपोज किया कि भाई ऐसे लिखते हैं कि एनी कॉन्फॉर्मल मैपिंग एफ ऑफ जेड, ठीक है। कोई कॉन्फॉर्मल मैपिंग है हमारे पास एफ ऑफ जेड। तो हम क्या बात करते हैं, कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन, कि कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन इस एफ ऑफ जेड का एट, मैंने मान लिया कि a प्लस आयोटा b, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन दिस एफ ऑफ जेड एट a प्लस आयोटा b इक्वल टू क्या होगा डियर फ्रेंड्स, आपका आप डेरिवेटिव कर लें f का और उसमें पुट कर लें a प्लस आयोटा b जेड के प्लेस पे, और उसका क्या निकाल दें आप, मॉडुलस निकाल दें। तो हमारा क्या बन जाएगा, वो कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन होगा। सिमिलर वे में अब मैं सेकंड केस में अगर बात करूं तो मैंने बताया था आपको एंगल ऑफ रोटेशन की, एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा। तो एंगल ऑफ रोटेशन की बात करते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कॉन्फॉर्मल मैपिंग वो क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिमिलर वे में चलेगा ये भी कि कोई आपको कॉन्फॉर्मल मैपिंग दी हुई है एफ ऑफ जेड, तो वो कहेगा कि किसी पॉइंट पे ए प्लस आयोटा बी ही पॉइंट ले लेते हैं हम, उस पे उसका एंगल ऑफ रोटेशन निकालें। तो मैं क्या कह रहा हूं
कि एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कॉन्फॉर्मल मैपिंग एफ ऑफ जेड, याद रखें कॉन्फॉर्मल मैपिंग का निकलता है एट, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, एट ए प्लस आयोटा बी, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो वो क्या होगा डिस्टेंस आपका, विच इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ डैश ए प्लस आयोटा बी, आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ डैश ए प्लस आयोटा बी। जो ये होगा ये हमारा क्या फॉर्म करेगा, जो भी इसका आर्ग्यूमेंट आएगा वो हमारा क्या बना देगा, एंगल ऑफ रोटेशन फॉर्म करेगा। अब इसके बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल बहुत इजी है, उसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन फाइंड करना है और एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करना है किसी कॉन्फॉर्मल मैपिंग का। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, तो बिल्कुल इजी है हमारा। तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन था वो क्या था, मॉडुलस ऑफ एफ डैश ए प्लस आयोटा बीटा, ए प्लस आयोटा बी। तो हमारा ए प्लस आयोटा बी का काम कौन कर रहा है, 2 प्लस आयोटा, और एफ ऑफ जेड कौन है हमारा, जेड स्क्वायर। पहले इसका डेरिवेटिव कर ले आप, तो एफ डैश जेड क्या आ गया डियर फ्रेंड्स, हमारा 2z आ गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एफ डैश में 2 प्लस आयोटा पुट कर देना है जिस पॉइंट पे हमारा वो कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन चाहता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस आयोटा, इसको सिंप्लीफाई कर दे थोड़ा सा, 4 प्लस 2 आयोटा। उसके बाद इसका आप मैग्नीट्यूड दे लें, एफ डैश 2 प्लस आयोटा मैग्नीट्यूड 4 प्लस 2 आयोटा मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सभी को पता होगा ये क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर 16 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर रूट। 16 प्लस 4 कितना हुआ, 20, 20 अंडर रूट, 20 अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा, 2 अंडर रूट 5। तो दिस इज दी कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन 2 अंडर रूट 5 हमारा ये हो जाएगा। अब बात करते हैं एंगल ऑफ रोटेशन की। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन ये भी हमारा इजी रहेगा बिल्कुल। क्या रहता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ डैश 2 प्लस आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ डैश 2 प्लस आयोटा। तो ये क्या हो जाना है हमारा, डिस्टेंस आर्ग्यूमेंट के बारे में बता दूं मैं आपको। तो मीन्स आर्ग्यूमेंट मतलब इसकी वैल्यू क्या आई है, एफ डैश 2 प्लस आयोटा की 4 प्लस 2 आयोटा, मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ 4 प्लस 2 आयोटा। तो ये रहेगा हमारा टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स 2/4 मीन्स विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। मैं आपको बता दूं आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला, कि हमारा आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अभी के लिए इतना ही याद रखें आप, बाकी मैं आर्ग्यूमेंट वाला पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको डीपली कराने वाला हूं आने वाले टाइम में, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट करें। तो आर्ग्यूमेंट तब तक के लिए याद रखें कि आर्ग्यूमेंट क्या होती है, टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी कोफिशिएंट और प्लस अपॉन आपका रियल कोफिशिएंट। तो ये होता है हमारा आर्ग्यूमेंट। तो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन आया टेंजेंट इनवर्स 1/2 और जो कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन आया हमारा वो आया 2 अंडर रूट 5। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मेरे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्फॉर्मल मैपिंग, जैसे कोई मैपिंग सपोज करो आपको दी और आपको ये पूछ ले कि वो मैपिंग जो है कॉन्फॉर्मल होगी या नहीं होगी, उसकी आप इफ एंड ओनली इफ कंडीशन बताएं कि कोई भी मैपिंग हमारी कॉन्फॉर्मल कब होगी, उसके कॉन्फॉर्मल होने की इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के बारे में डिस्कस करें आप, या ये कह दे आपको कि फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी मैपिंग टू बी कन्फॉर्मल, कि कोई भी मैपिंग कन्फॉर्मल होगी, उसके कन्फॉर्मल होने की इफ एंड ओनली इफ कंडीशन क्या होगी। तो मैं आपको एक इजी सा रिजल्ट बता देता हूं बिल्कुल, कि कोई भी मैपिंग एफ ऑफ जेड हमारी कन्फॉर्मल होगी, इज कन्फॉर्मल, वो कन्फॉर्मल होगी हमारी कब होगी, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ आपका जो एफ ऑफ जेड है, जो मैपिंग है वो क्या होनी चाहिए, एनालिटिक होनी चाहिए।
इज एनालिटिक। सेकेंडली क्या, साथ में एफ डैश जेड जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, कि एफ का डेरिवेटिव जो है किसी भी पॉइंट पे जीरो ना बने और एफ एनालिटिक हो। अगर किसी मैपिंग के पास ये दोनों प्रॉपर्टी हैं तो वो कन्फॉर्मल होगी। अगर कोई मैपिंग कन्फॉर्मल है तो वो इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। तो हम इस रिजल्ट के बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ रेफरेंस उसकी। क्या दिया हुआ आपको, एक कर्व दिया हुआ है, इफ u इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, v मुझे दिया हुआ है y स्क्वायर बाई x, ये मुझे v दिया हुआ है। वो कह रहा है कि सो दैट द कर्व u इक्वल टू k1 एंड v इक्वल टू k2, ये कर्व दिए हुआ आपको, u इक्वल टू k1, v इक्वल टू k2, और कह रहा है कि ये दोनों कट कर रहे हैं हमारे ऑर्थोगोनली। कट, ये दिखाएं आप, कट ऑर्थोगोनली, कट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, और एट ऑल पॉइंट्स ऑफ intersection but the transformation w equal to u plus iota v is not conformal, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका प्रूफ के बारे में बात करते हैं। पहले आप स्टेटमेंट समझ लें इसका, क्योंकि मैंने बताया है स्टेटमेंट समझ आना मतलब आपको क्वेश्चन का 50% प्रूफ ऑलरेडी हो चुका है। 50% हमें बायोलॉजिकली थिंकिंग करना होता है। तो क्या है, यहाँ पे दो कर्व दिए हैं आपको, u इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स। तो आपको क्या बताना है कि सो दैट कि ये वाला कर्व u इक्वल टू k1 एंड सेकेंड कर्व v इक्वल टू k2 कट ऑर्थोगोनली, कि ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं एट ऑल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बट कह रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी जो ये है w इज इक्वल टू u प्लस आयटा v इज नॉट कन्फॉर्मल, कि ये मैपिंग हमारी कन्फॉर्मल नहीं है। तो फर्स्टली डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, आपको कॉन्फॉर्मलिटी चेक करनी है और ऑर्थोगोनलिटी चेक करनी है आपको इन कर्व्स की। तो पहले करते हैं हम चेक कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि दिया हुआ u इक्वल टू k1 और v इक्वल टू k2, u मीन्स आपको u की ये वैल्यू दी गई है, तो मैं लिख देता हूं इसको 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू k1 एंड सेकंड क्या है, v इक्वल टू k2, v की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर बाई x, ये क्या दिया हुआ आपको, इक्वल टू k2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें आप कि विच इंप्लाई ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू x k2। तो कट ऑर्थोगोनली का मतलब क्या है, सिंपली पता है हमें ऑर्थोगोनली का मतलब कि इन दोनों कर्व का स्लोप का टेंजेंट जो है उनकी प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स, -1 के इक्वल होनी चाहिए। क्या, इन दोनों कर्व का स्लोप का टेंजेंट निकाल लेंगे हम, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे दोनों कर्व्स का, और उन दोनों की प्रोडक्ट करके देखेंगे कि -1 के इक्वल आएगी या नहीं। अगर -1 के इक्वल आती है तो हमारी ये दोनों क्या करेंगी, ऑर्थोगोनली कट करेंगे कर्व, अदरवाइज नहीं करेंगे। आइए चेक करते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी पता होगा आपको, मैंने मान लिया कि इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो m1 है और उसकी वैल्यू क्या होती है डियर फ्रेंड्स, dy बाई dx। तो इसका dy बाई dx कर दें। इसका dy बाई dx करने के लिए क्या करें आप, इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू डियर फ्रेंड्स, क्या आने वाला है, 2 2 जा 4x, और ये क्या आने वाला है
2y और y का हमारा हो जाएगा dy बाय dx और कांस्टेंट k1 है, ये क्या हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव 0। हमें चाहिए dy बाय dx। पहले तो ये देख लें आप, 2 कॉमन आके 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट साइड जाकर 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये हमारा 2x बचेगा। तो dy बाय dx में डायरेक्ट लेता हूं, यहां से क्या आएगा कि dy बाय dx हमारा आने वाला है 2x, ठीक है। 2x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2x बाई, और ये आपका मल्टीप्लाई में होगा तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो डिफरेंट सिमिलर वे में हम करने वाले हैं इस वाले कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड। तो क्या होगा इसमें, आप u बाई v का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, x एज इट इज वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाय dx माइनस साइन, अब की बार वाई स्क्वायर एज इट इज x का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन में क्या डिनोमिनेटर का स्क्वायर मींस क्या हो गया x स्क्वायर, और राइट साइड में k2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा आपका, बचा क्या हमारे पास 2xy dy बाय dx माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बन जाना है आपका। तो यहां से जैसे ही आप देखो, आप y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन लेंगे तो y आपका क्या हो जाएगा राइट साइड में जाके 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2x dy बाई dx माइनस y। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं यहां से क्या कि ये क्या आने वाला है आपका विच इंप्लाइज dy बाई, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो dy बाई dx कितना आएगा आपका y बाई 2x आएगा, क्या आएगा y बाई 2x। तो ये आपका आया m2 और ये है हमारा m1, ठीक है। तो m1 कितना आया -2x बाय y, और m2 क्या है डियर स्टूडेंट्स हमारा y बाय 2x। दोनों की प्रोडक्ट करके देखनी है आपको क्या आती है, विच इंप्लाइज m1 इंटू m2 इक्वल टू, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे y से y कैंसिल हो जाने वाला है, 2x से 2x माइनस 1 इज लेफ्ट, तो दोनों की प्रोडक्ट क्या आई -1। हेंस दीज टू कर्व्स u इक्वल टू k1 एंड v इक्वल टू k2 कट ऑर्थोगोनली। इतना हमने प्रूफ कर दिया है कि ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जो मैं बताने वाला था आपको, अब आपने ये चेक करना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है आपको ये वाली कि w इक्वल टू u प्लस आइटा v की ये मैपिंग हमारी कन्फॉर्मल है या नहीं। तो मैंने इस अभी देखो ऊपर सबसे एक रिजल्ट लिखा हुआ है कि कोई भी मैपिंग कन्फॉर्मल कब होगी, जब आपकी वो एनालिटिक हो और f डैश जेड नॉट इक्वल टू 0। मींस क्या, अगर इनमें से एक भी कंडीशन हमारी होल्ड नहीं होगी तो हम मैपिंग को कन्फॉर्मल नहीं कहेंगे। तो वेरी इजी है हमारे पास कि कोई भी मैपिंग जब दी हुई है आपको, जैसे हमें क्या दी हुई है यहाँ पे गिवन w इज इक्वल टू u प्लस आइटा v, u की ये वाली वैल्यू है और v की ये वाली वैल्यू है। आप ये चाहते हैं कि ये जो w है हमारा ये मैपिंग वो कन्फॉर्मल है नहीं, आप ये चेक कर लें कि ये एनालिटिक है या नहीं, और एनालिटिक है तो फिर ये चेक कर लें कि उसका डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे 0 ना हो। तो पहले मैं एनालिटिसिटी ही चेक कर लेता हूं उसकी। तो एनालिटिसिटी चेक करने के लिए हम क्या कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखो तो अब डियर स्टूडेंट्स मैं सेकंड इसका करूंगा कि द ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट कन्फॉर्मल। मैं इसका करने के लिए इस वाले रिजल्ट का यूज कर लेता हूं कि कोई भी मैपिंग कन्फॉर्मल होगी अगर वो एनालिटिक हो और एफ डैश जेड आपका नॉन जीरो हो। तो मैं ये चेक करूंगा सिंपली कि ये W जो है हमारा एनालिटिक है या नहीं है। और एक मुझे रिजल्ट पता है कि कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वो CR इक्वेशंस को, कोसी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता ही करता है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मैं पहले बता देता हूं आपको, कई स्टूडेंट्स इसको गलत समझ लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन एनालिटिक भी होगा, ऐसा ट्रू नहीं है। उसके लिए एक्स्ट्रा कंडीशंस में ऐड हो जाती हैं कुछ एक, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे जब हम एनालिटिसिटी पढ़ेंगे अच्छे से। तो अभी इतना याद रखें आप कि एफ ऑफ जेड अगर एनालिटिक है आपका तो वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इसका बेस्ट यूज उल्टा कर लेते हैं हम कि अगर कोई फंक्शन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या वो एनालिटिक होगा? नेवर एनालिटिक। अगर कोई फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा मींस वो कभी भी एनालिटिक नहीं होने वाला है। तो मैं ये चेक करता हूँ कि क्या ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब बच्चों CR इक्वेशन क्या होती हैं आपकी, करली u बाई करली x इक्वल टू करली v बाई करली y एंड करली u बाय करली y इक्वल टू माइनस करली v बाय करली x। ये हमारी क्या होती है? CR इक्वेशन होती है। तो u ये है हमारा, करली u बाय करली x निकाल लें, करली u बाय करली x क्या है हमारा 2 2 जा 4x आएगा, ठीक है। करली v बाई करली y, करली v बाई करली y क्या आने वाला है? करली v बाय करली y इक्वल टू
2y और ये y में x आपका कांस्टेंट एज इट रहेगा। तो आप देख लें यहाँ पे करली u बाई करली x जो है करली v बाई करली y के इक्वल नहीं है। क्या कह सकते हैं, एंड करली u बाई करली x इज नॉट इक्वल टू करली v बाई करली y। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो जब CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है इट मीन्स ये फंक्शन हमारा, ये जो मैपिंग है u प्लस आइटा v ये हमारी एनालिटिक नहीं है। अगर ये एनालिटिक नहीं है तो हम इसको कन्फॉर्मल नहीं कहेंगे। जैसा कि उसने कहा था कि ये कन्फॉर्मल नहीं है, तो हमारी ये मैपिंग क्या आई है, ये हमारी मैपिंग कन्फॉर्मल नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको वीडियोज कैसी लग रही हैं प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट्स नीडी हैं उनके भी काम आए। और आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें यार कि वीडियोज आपको कैसी लग रही हैं। तब तक के लिए थैंक यू।